खराब कर रहे हैं, उन लोग की जिंदगी खराब करना चाहिए। जैसा हम लोग मेरे अब्बू के ऊपर बुरा इल्जाम लगाए हैं, झूठा इल्जाम लगाए लड़की के मामले में। मेरे अब्बू यहाँ से गए, उनको वहां जाके एक लेडीज पुलिस ने अब्बू का फोटो लेके उनको जगह पे अरेस्ट कर लिए है। हम लोग रात भर कॉल लगाते रहे, क्योंकि हवलदार से लेके डीसीपी तक का सब पैसा खाया है, क्योंकि अब्दुल गनी निजामुद्दीन शेख वो पैसे में मैनेजमेंट किया है पूरी चौकी। और इम्तियाज बंगाली से कड़ी सजा वो लोगों को मिलना चाहिए जो मेरे शोहर को फंसाए हैं रमजान के महीने में। उनका तराबी छुड़ा, उनके साथ में रहमानिया मस्जिद में तराबी पढ़ने जाती थी। मेरे शोहर का अदालत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते ना जी। जब राशन ऑफिस 14 तारीख को तो बंद है। बिल्कुल। तो तेरा बाप आया था उधर फॉर्म लेने के लिए। कौन की बात आप जी, तो सरासर झूठ है। औकात वाली है वो आई भी थी। अख्तर कुरैशी और आसिम भाई आ गए थे तो सिराज भाई नहीं आ पाए। अख्तर भाई को कहीं जाना था नहीं है, बाकी के लोग यहाँ थे। तो जो आदमी घर पे दावत रखा है वो बलात्कार करने जाएगा और नमाज पढ़ के जाएगा? ये आदेश बीएमसी ने जो है आफ्ताब आजमी साहब को दिया है कि अप्रैल में इधर झाड़ू लगने वाली है। और ये जो 13 औरतों के ऊपर एफआईआर हुआ है, इनको अरेस्ट करने के लिए आफ्ताब साहब बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे थे, प्रेशर बना रहे थे। अच्छा। उन्हीं में से औरतों को लेकर बुर्खा पहनाकर। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है आमना सामना मौजूद है गोंडी शिवाजी नगर के इलाके में। यहाँ पर आपने सुना होगा कि 2-3 रोज पहले एक पॉस्को का मामला हुआ जिसमें अनीस चौधरी साहब और आफ्ताब आजमी को पॉस्को केस में फंसाया गया। 2 लड़कियों ने इल्जाम लगाया। इस तरह के बहुत सारे इल्जाम आए दिन लगते रहते हैं। बड़ा आसान है खास तौर से प्रशासन के लिए, लीडरों के लिए, शासन के लिए कि अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है, सवाल खड़ा करता है, अवैध निर्माण का मामला बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इल्जामात है। इस तरह के आरोप जो है उनकी अनीस चौधरी साहब की अहलिया, उनकी बीवी मेरे साथ में बैठी है, उनकी दोनों बेटियां हैं। इन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने बताया कि पूरा मामला ये साजिश का है, फंसाने का है। और इन्होंने अपनी बातें रखी। मैं चाहूंगा कि अनीस चौधरी साहब की जो बीवी है, जो साथ में है, वो खुद बताएगी कि पूरा मामला क्या है। जी आप अस्सलाम वालेकुम। क्या मामला है ये, आपकी शौहर को क्यों फंसाया गया? जिस तरह से बता रहे कि फंसाया गया। निजामुद्दीन शेख वासिनाका में रहने वाला है और इम्तियाज बंगाली, गुलशन बी बिहारन, उसका लड़का बबलू, बहुत सारे लोग इसमें पूरा साजिश प्लानिंग करके मेरे शोहर को फंसाए हैं। वो इस मामले में बिल्कुल नहीं है। वो रोजेदार नमाजी इंसान है और मस्जिद वो अपना घर है, इसके अलावा कभी न किसी के घर पे जाते हैं न कभी कोई लेडीज से बात करते हैं। उनको पूरा साजिश प्लानिंग करके जमीन के मामले में पुरानी दुश्मनी है अब्दुल गनी निजामुद्दीन शेख से। ये सब वही काम करवाए, पूरा चौकी माइनस करके लड़की सेट करके वही अब ये इम्तियाज बंगाली और अब्दुल गनी निजामुद्दीन शेख। ये लड़कियां कौन है, आप जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी शौहर जानते नहीं, हम लोग परहेजगार हैं, हम लोग नमाजी इंसान हैं। हम लोग, मेरे शौहर, मेरे बच्चे सब पर्दे में रहने वाले हैं। हम लोग बाहर किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, न किसी आजू बाजू से, न कभी कोई बाहर वालन से। हम लोग घर में रहने वाले हैं। हम लोग किसी को नहीं जानते, ना मेरा आदमी जानता। मेरा आदमी तो किसी को देखते भी नहीं है। कोई कभी लड़की औरत घर पे। जगह कौन सी जगह है? बोले जगह का मामला अगर है भी तो ऐसी कौन सी जगह है? क्या उन्होंने क्यों इस तरह की साजिशी की या क्या आरोप लगाया उन्होंने? शकीला अंसारी कंपाउंड के मैटर में। शकीला अंसारी कंपाउंड जी, उसी के मैटर में, उसी के जमीन है। उसके आगे तो मेरे आदमी का ये सब बारे में मेरे आदमी का संभालू। मैं घर में रहने वाला, मैं ये सब जानकारी भी आदमी से नहीं लेती हूँ कि बाहर के क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ तक का मुझे पता है कि शकीला अंसारी के कंपाउंड के बारे में वो कुछ आवाज, वो आफ्ताब आदमी भूख हड़ताल पे बैठे तो उसी के नाते से दुश्मनी लिए अब्दुल गनी निजामुद्दीन शेख और इम्तियाज बंगाली, गुलशन बी बिहारन, उसका लड़का नौशाद, ऐसा कुछ नाम है उसका, और बबलू, जितना यहाँ सब लोग हैं। ये आपकी शौहर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी? नहीं आई, नहीं। मेरे शौहर यहाँ पे बैठ कर रोजा खोले और गए मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। उनके पास फोन आया
कि चौकी में आओ, आपसे कुछ पूछताछ करने का है, कुछ बात करने का है। अच्छा। मेरे शौहर घर पे आए, एक गिलास में मेरे हाथ से मैं उनको शरबत दी हूँ, शरबत पी के तुरंत चौकी निकल गए। वहाँ तो वापस नहीं आए फिर? जब से वापस नहीं आए, बेटा रोने की बात नहीं बेटा, ये इस तरह मालूम पड़ा कि से है। आप लोग के जज्बात को मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहूंगा आपकी वीडियो से ही बात करूँ। रोइए मत, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बेटा क्या बोलना चाहोगे? आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है? बस इंसाफ चाहिए और जितने लोग इल्जाम लगाए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो झूठा इल्जाम रमजान के महीने में हम लोग की ईद खराब करे हैं, उन लोग की जिंदगी खराब करना चाहिए। जैसा हम लोग मेरे अब्बू के ऊपर बुरा इल्जाम लगाए हैं, झूठा इल्जाम लगाए लड़की के मामले में, पुलिस भी उन लोग के साथ मिली है, उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप बेटा, आप उनकी छोटी बेटी है? हाँ, दूसरे तीसरे नंबर है जी। आप क्या बोलेंगे? इसमें तो सब झूठा इल्जाम लगा के मेरे अब्बू के ऊपर साजिश किए हैं। मेरे अब्बू को शाम में यहाँ से पुलिस वाले बुलाए हैं कि अनीस भाई आओ, तुमसे कुछ स्टेटमेंट लेने का है। मेरे अब्बू यहाँ से गए, उनको वहां जाके एक लेडीज पुलिस ने अब्बू का फोटो लेके उनको जगह पे अरेस्ट कर लिए है। हम लोग रात भर कॉल लगाते रहे। मैं बोले बेटा मैं आ जाऊंगा रात तक का, मगर इसमें सब पूरा पुलिस मैनेज में है। डीएसपी बार बार कोई सुनवाई नहीं ले रहे और वहाँ झूठा इल्जाम लगा के वो लड़कियों लोग ने वहां पे जाके, मेरे अब्बू ने ऐसा कोई नहीं काम करे है, 5 वक्त के नमाजी है, वो लड़कियों लोग ने इतना झूठा इल्जाम लगाया है। प्लस तो संडे के दिन राशन कार्ड ऑफिस बंद रहता है और उन लोग ने ये इल्जाम लगा कि राशन कार्ड ऑफिस के ना मेरे अब्बू एजेंट है, और जिनके ऊपर इल्जाम लगा है आफ्ताब आजमी, वो भी इस बारे में एजेंट नहीं है, ना उनको राशन कार्ड से ताल्लुक है। इसमें सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया है। इसमें इम्तियाज बंगाली, अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख, बिहारन, ये सब लोग ने मिलके साजिश प्लानिंग करके मेरे अब्बू को अरेस्ट किया, क्योंकि वो जगह भूख हड़ताल पे आफ्ताब आजमी बैठे आप थे। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है, सीनियर साहब से, एसीपी, डीसीपी या आला अधिकारी है या पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उनसे कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बात रखना चाहेंगे, क्योंकि मेरे अब्बू के पास जितना भी केस हुआ है, ये अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख, जब वो कुछ करता है लेडीजों के साथ करके मेरे अब्बू को अंदर का आता है, सब ये झूठा केस लगाता है। जब भी लेडीज आगे कई का, तो वासीनाका में इंक्वायरी कर लीजिए, वहाँ पे भी लेडीज आगे कई का, ये गुलशन भी बिहारन का है, इसको भी आगे कई का लेडीज आगे कई का मेरे शौहर के ऊपर केस बनवाया है। इससे मेरे अब्बू के ऊपर 13 से 14 केस इसने झूठा इल्जाम लगाए लेडीजों को आगे करके। डीसीपी ने बेसमरी करके दे चुका कि इनके ऊपर जितना भी लेडीज का आरोप लगता है, पहले फिर उसके बाद दूसरा बोले। इनके ऊपर जितना भी लेडीज का आरोप लगता है सब झूठा आरोप लगता है। तो ये डीसीपी ने पहले ही बेसमरी कर दिया था सारे केस के, ये इनके ऊपर जितना भी केस है लेडीज का सब बेसमरी कर दे। मगर अभी भी अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख, जो शकीला अंसारी कंपाउंड है, उसका भी कुछ दिन ईद बाद उसका वो होने वाला, डिक्लोरेशन होने वाला कि मैं बीएमसी के कब्जे में ही जमीन लेने वाले हैं। उसी के नाते उन लोग ने पहले मेरे अब्बू को और आफ्ताब चाचा आजमी को के अंदर कर लेंगे, तब अगर अंदर इनको कर लेंगे तो ऐसा कोई हो नहीं पाएगा कि उस जमीन कब्जा हो जाएगी, क्योंकि इन लोग को जमीन हड़पना ये करना इन लोग की पेशा है। इम्तियाज बंगाली का यही पेशा है कि वो जमीन हड़पता है, बेचता है, और उनका यही धंधा है लड़कियों को मैनेज करना और झूठे वो पूरी और इम्तियाज की औरत ने लड़की को पूरा सिखा के ऐसा सब बोल के 1 महीने से, इसलिए ये सब वारदात कर रहा है। तो आपकी शिकायत जो है सीनियर के पास रखी, सीनियर साहब के पास कि हमारी शॉप इस तरह गलत फंसाया गया, आप लोग क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहां पे, क्योंकि हवलदार से लेके डीसीपी तक का सब पैसा खाया है, क्योंकि अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख वो पैसे में मैनेजमेंट किया है पूरी चौकी, और इम्तियाज बंगाली ने लड़की सेटलमेंट करके उन लोग ने ये सब काम किए हैं। हमें इनका इंसाफ चाहिए। झूठा इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलती है पुलिस ऊपर से प्रेशर आ रहा है हम लोग को कि अरेस्ट करो इन लोग। ये डीसीपी ने असल में पुलिस की मजबूरी भी ये नजर आती है कि वहाँ पर 2 औरतों को सामने किया गया, 2 लड़कियों को सामने किया गया, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस को केस तो लेना ही उनको। पैसा बहुत दिए वो लोगों का, वो लड़किन के दोनों का पैसा बहुत दिए हैं। पैसा अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख पैसा दिया, ये इम्तियाज बंगाली पैसा दिया, ये लोग साजिश प्लानिंग कई लड़की आगे कई किए हैं। इस पूरे मामले में जो आपके वालिद साहब के दोस्त हैं, आपने अपनी बात रखी, उस पूरे मामले में जो आपके वालिद साहब है अनीस चौधरी साहब, उनके दोस्त अब्दुल हमीद साहब, ये इन्होंने काफी हमें कुछ बताया, काफी कुछ जानकारी दी है इंटरव्यू से पहले, और फोन पे भी कुछ हमारी बात हुई।
मैं बाकी बातें इनसे कर लेता हूँ। आप लोग अपनी बात रखिए, वो कहना चाहे तो कह सकते हैं अभी आखिरी में। कड़ी से कड़ी सजा वो लोगों को मिलना चाहिए जो मेरे शोहर को फंसाए हैं रमजान के महीने में। उनका तराबी छुड़ा, उनके साथ में रहमानिया मस्जिद में तराबी पढ़ने जाती थी। मेरे शोहर का अदालत में इंशाल्लाह यकीनन जो आप लोग कह रहे हैं, अगर ये आरोप है चाहिए मेरे अदालत देखेगी इस बात को, सच्चाई सामने आना चाहिए। क्योंकि अदालत का भी वक्त खराब हो रहा है, पुलिस का वक्त खराब हो रहा है, सरकार का वक्त खराब हो रहा है, तो अदालत को संज्ञान लेगी इस पर। जी, सच्चाई सामने आना चाहिए, मेरे शोहर का इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे शोहर का जल्द से जल्द रिहा करवा दो। चलिए आइए बात करते हैं। अब्दुल हमीद शेख साहब है, मैं कैमरा पर्सन शाहीन पटेल से कहूंगा कि वो इस तरफ जो है कैमरे को कलीम साहब की तरफ घुमा ले और आइए बात करते हैं। अब्दुल हमीद साहब, ये बताइए कि पूरे मामले में जो आपने बताया कि पॉस्को का केस जो लगा है ये आरोप है और साजिश के तहत लगा है, और हमने चाहा कि आके मैं उनकी अहलिया से बात करूं, बेटियों से बात करूं, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई जो है आप ज्यादा बेहतर रख सकते हैं मेरे ख्याल से। देखिए असल मसला क्या है, ये सारा मसला है लैंड माफियाओं का, वो माफिया जिन्हें हम कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है डिटेल में आपके पास। जी, ये बैगनवाड़ी सिग्नल से लेकर शिवाजी नगर सिग्नल के बीच में ये जो पूरा पट्टा है गौतम नगर का, जी, यहाँ बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा की गई है। 1.5 एकड़ जमीन जी, इम्तियाज कयूम अंसारी, अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख और एक पूरा ग्रुप है उनका। मैं शॉर्ट में बताता हूँ बाकी। 2.5 एकड़ वो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। ये शकीला अंसारी वेलफेयर सेंटर, जो एक असल में वेलफेयर सेंटर था जब उनके नगर सेवक फंड से जो है साल 2000 में बनाया गया था। बाद में वहां पे आसपास के 40 मकान बना दिए गए, तो उसकी लगातार लोग कंप्लेंटें कर रहे थे और आखिर में जो है हमारे सैयद आफ्ताब आजमी साहब लगातार इसको फॉलो कर रहे थे। तो इनका एक पैटर्न रहा है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाए उनके ऊपर FIR करना। आफ्ताब साहब ने प्रोड्यूस भी किया था, एहतजाज किया, तो वही इससे पहले जो है इन्होंने फिरोज जोकू खान और उसके भाई के ऊपर हमला किया, फिर उनके ऊपर FIR भी करे, पिछले साल का FIR है। जी, इससे पहले अनीस चौधरी साहब के ऊपर जो अब्दुल गनी से इनका मामला चल रहा है कई सालों से, कई इसने केस किए हैं, जिनमें से 12 केस को अभी तक के पुलिस ने खुद भी समरी की। वो ACP की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको बाद में अपलोड कर देना। तो इस तरह इसने पहले से पैटर्न रहा है। अभी कुछ महीनों से मैं भी साथ में हूँ और हम सब मिलकर जो है इस पे लगातार शिकायतें कर रहे हैं। अभी 9 तारीख को मैंने एक डिटेल कंप्लेंट किया था, 9 मार्च को, जिसमें अब्दुल गनी, निजामुद्दीन शेख का पूरा काला चिट्टा, ये पूरी लैंड माफिया करके यहाँ शकीला अंसारी कंपाउंड और वाशीना का आजाद नगर अजीज बाग जो है वहां पर इसने तबेले की जगह पे 40 रूम बनाया हुआ है। वहां से और यहाँ से पैसे इकट्ठा करके आज 200 करोड़ का मालिक बना हुआ। ये सब भूमाफियाओं का। इसके अलावा इस तरफ आओ तो डोमेन है, बाजू में रियाज कंपाउंड है। ये पूरे पट्टे में मतलब गवर्नमेंट का 2 से 2.5 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी पे कब्जा है और हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। ये तो टारगेट में मैं भी रहता था। इत्तेफाकन ये है कि वो हफ्ते में मैं गांव में था। अच्छा, वरना शायद मैं भी एक आरोपी होता उसका। तो असल मसला तो ये है, एक चीज जिसको समझना है, इसमें निजामुद्दीन शेख है, ये हमारे रियाज कंपाउंड के जो लोग है, हमको शक है कि ये लोग भी होंगे बाप बेटे। उधर डोमिन का है, क्या नाम है उसका, जियाउद्दीन सिद्दीकी, यानी पूरा ग्रुप है। अच्छा, 25-30 लोगों का। इन्होंने 2 टाइप के लोग पाल रखे हैं। अच्छा, एक क्रिमिनलों का, बकौल आपके भू माफिया है और अधिकारियों के साथ मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर जो है इस तरह के खेल खेल रहे हैं और कब्जा किए जा रहा है, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमा दायर की जा रही है। आपका आरोप है 2 चीज होती है, या तो क्रिमिनल लोगों को रख के उन पर हमला किया जाता है जी, अगर उससे बैक नहीं हुए तो फिर दूसरा हथियार इनके पास औरतों का है, 354 है, 376 है, पॉस्को है, सबसे खतरनाक और आसान चीज है। अब प्रशासन को भी बहाना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि भाई महिला के कंप्लेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता, तो फिर कुलभूषण सिंह, चरण सिंह का मामला हमारे सामने है। वो तो हमारी देश की पहलवान बेटियां थी, सालों महीनों तक के आंदोलन किया मगर कुछ भी नहीं बिगड़ा। बहुत सही, हाँ बिल्कुल। और वो सेंगर का मामला हमारे सामने, सारी चीजें है ना। अब पुलिस का काम ये होता है कि पहली बात, ठीक है FIR आप लो, नो डाउट, आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आपके पास है ना जी। अब उसकी कंप्लेंट की 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ सिर्फ जी।
उसने पहली कंप्लेंट ये लिखी है कि 13 फरवरी 2026 तो सुबह 11 बजे मैं राशन कार्ड में अपना नाम डालने के लिए आई थी। मेरे साथ मेरी बहन थी, मेरा बेटा था। मेरे माँ का इंतकाल 14 साल पहले हो गया। 2021 में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं अपने पिता और भाइयों के साथ में रहती थी। 3 महीना पहले ये लोग घर बेचकर चले गए। अच्छा। मालडा कलकत्ता में जी। अब मेरा नाम राशन कार्ड में था नहीं जी। ये टेक्निकल पॉइंट पे हम आते हैं जी। जिस लड़की ने अपनी उम्र 23 साल लिखाई है कंप्लेंटर जी। उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है। पॉसिबल हो सकता है, हर इंडियन का नाम राशन कार्ड में होता है। माँ बाप पहले ही बच्चे का नाम राशन कार्ड में डालते हैं जी। या तो फिर ये बांग्लादेशी है। ये जांच का विषय है। और अगर बाप और भाई घर बेच के गए जिनका राशन कार्ड में नाम है तो वो राशन कार्ड इसके पास देके गए। वो राशन कार्ड है किधर? पुलिस ने उसको जब्त किया जिस राशन कार्ड में नाम डालने के लिए। और जैसे बच्ची बता रही कि उसने राशन कार्ड के मामले में शिकायत दर्ज कराई, संडे था वो। नहीं, मैं पूरी तीनों चीजें बताता हूँ। जी, जी। यानी एफआईआर में जो 3 घटनाएं लिखी है वो तीनों मैं उल्लेख कर रहा हूँ। ओके। पहली चीज ये है, इसका राशन कार्ड में अगर नाम नहीं है, आधार कार्ड लेकर इसका वेरीफाई किया गया कि वाकई में इसका नाम राशन कार्ड में नहीं है कहीं भी। जी। और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो फिर बाकी डॉक्यूमेंट कैसे बने? आधार कार्ड कैसे बना, पैन कार्ड कैसे बना, वोटर लिस्ट में नाम कहां से आया? सही है। तो ये डॉक्यूमेंट फिर बोगस तरीके से बनाए गए होंगे पहले तो। और ये इंडियन है या नहीं है? क्योंकि बंगाली है, बांग्लादेशी भी हो सकती है। एक तो ये विषय है जी। अब उसने जो लिखाई पहली घटना 13 तारीख सुबह 11 बजे जुमा का दिन जी। मैं राशन ऑफिस में गई नाम डालने के लिए। तो वहां पर मुझे ये लगा कि एजेंट के थ्रू करूंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने तलाश करी तो वहां आफ्ताब आजमी मुझे मिले। उन्होंने बताया कि मैं राशन कार्ड का काम करता हूँ और उन्होंने मेरे से लिया और बोले मैं करके दे दूंगा। ये तो हो गई जुमा की 13 तारीख की 11 बजे की घटना जी। अब यहाँ पहली बात मैं बता दूं, अक्सर मुस्लिम जो भी लोग होते हैं जुमा के दिन वो ज्यादातर इन चीजों में पढ़ते नहीं है। जी। जो भी होता है वो नमाज के बाद देखते हैं। सही है। चलो अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेवे ओके। क्या आफ्ताब आदमी राशन कार्ड बनाने का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, है? वो सिर्फ कंप्लेंटर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो सब काम करते नहीं है। एक अच्छा। चीज। दूसरी फिर उसने दूसरी घटना जो लिखी है वही तीनों वापस आए 14 तारीख को दोपहर में 12 बजे। अच्छा। राशन ऑफिस में आफ्ताब साहब ने उनसे जो एक फॉर्म में सिग्नेचर लिए और कुछ डॉक्यूमेंट उनके लिए। बोले तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट लाके दो। फोटो लिया और सिग्नेचर। ये 14 फरवरी 2026 सैटरडे है, सेकंड सैटरडे जी। टोटल राशन ऑफिस ऑल ओवर इंडिया की सैटरडे और संडे बंद रहती है, 2nd और 4th सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद रहते हैं ना जी। जब राशन ऑफिस 14 तारीख को तो बंद है। बिल्कुल। तो तेरा बाप आया था उधर फॉर्म लेने के लिए, कौन की बात आप? हाँ जी। तो सरासर झूठ है। बिल्कुल। ये चीज भी अब इसका पुलिस को चाहिए कि उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करे, सीडीआर निकाले, 1 महीने से कौन कौन उसके कांटेक्ट में रहा है और ये कहां कहां गई है। हाँ, ये दो घटना हो गई। फोन पे जो राब्ते हुए उसके किस किस से बात हुई है? लोकेशन भी आता है ना भाई, तू घटना लिखा रही हो, घटने में वहां है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर असल जो घटना है अब 14 तारीख के बाद 15 तारीख की है। 15 तारीख को जो है इनको जो है छेड़ा नगर बस स्टॉप के पास आफ्ताब साहब ने कहा कि मेरी ऑफिस है वहां जाओ। अब उसने पहले दिन में क्या कहा कि मुझे विजिटिंग कार्ड दिए थे, इसमें लिखा हुआ है। ये विजिटिंग कार्ड में तो एड्रेस शिवाजी नगर का है और उनका फोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो फिर छेड़ा नगर कैसे बुलाएंगे तुझे? अरे एक आदमी अगर रेपिस्ट हो और किसी को रेप करने के इरादे से बुला रहा हो वो अपना विजिटिंग कार्ड देगा? तो अपनी पहचान छुपाएगा ना, पहचान छुपाएगा या बताएगा? बिल्कुल। वो अपना कार्ड दिया, ये इसके बयान में है। मैं बयान की बात कर रहा हूँ। कौन सी तारीख? 13 तारीख को जब मिले तो आफ्ताब साहब ने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया। अच्छा। तो विजिटिंग कार्ड में तो एड्रेस सिराज साहब का है। मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ, ये कौन से दिन की बात है? ये 15 तारीख की बात है। 15 तारीख। मैं अभी 13 से 14 पे आया हूँ। अच्छा। अब 15 तारीख को इसका कहना है कि छेड़ा नगर बस स्टॉप पे आने के लिए बोले। अच्छा। अब 15 तारीख तो छुट्टी का दिन है, 14 भी छुट्टी है, 15 भी छुट्टी है। अब संडे के दिन कौन किसको बुलाता है? अब लड़की रहने वाली शिवाजी नगर रफीक नगर में है, आफ्ताब साहब दिन भर यहाँ भटकते हैं, अनीश चौधरी साहब के घर में हम बैठे हैं और राशन ऑफिस यहाँ 4 कदम पे है। तो कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा कि छेड़ा नगर बुलाएगा उसको? स्टॉप पे, बस स्टॉप पे वो जंगल पे जहाँ वो हेड़े करके धंधा करते हैं उधर बुलाएगा तो अपने ऑफिस से बुलाएगा, घर पे बुलाएगा। और संडे को क्यों बुलाएगा और इवनिंग में क्यों बुलाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है ना जी। तो एक मनगढ़ंत कहानी रची गई। अब ये उसके बयान में असल जो मुद्दा है 15 तारीख को 6:30 अब मैं अपने बच्चे के साथ में इसके साथ जा रही थी, मेरे बच्चे को मार लग गया अचानक। तो मैं हॉस्पिटल चली गई और मेरी छोटी बहन को मैंने बोला था छेड़ा नगर में जाके ये डॉक्यूमेंट
आफ्ताब भाई को दे के आ जाओ, ये उसका बयान है। जी अब वो लड़की केस में है कि फिर 6:30 7:30 बजे जो है बस स्टॉप पे खड़ी थी, ये दोनों ऑटो से उतरे। अनीस अहमद, आफ्ताब आजमी ने जो है पहचान करा के दिया, ये अनीस चौधरी है और ये राशन का काम यही करने वाले हैं। अब बताओ, ये दोनों उसको जंगल में ले जाने वाले, उसका बलात्कार करने, और बता के दे रहे ये अनीस चौधरी है। कोई बताएगा? बेवकूफ आदमी है। इल्जाम क्या है? बलात्कार किया कि टच किया नहीं, है? बलात्कार है, पूरा फिजिकल बताया है उसको। ये तो कोई बात नहीं, इसके तो सुनिए, अभी यहाँ ये हुआ, जी फिर बस स्टॉप से उनको बात करते करते अंदर, ये हाईवे रोड है, 24 घंटे आबाद रहता है जी। उसके 100 मीटर भी का फासला नहीं है, वहां पुलिस चौक हमेशा जो है नाकाबंदी लगाई खड़ी रहती है, कॉर्नर पे लेफ्ट मारेंगे तो। हाँ? अब ये है कि उसके बाद ले जाकर झाड़ियों में इनके साथ दोनों ने बदकारी की, ये उसके बयान में है। लड़की जो है 7:30 बजे गई और 10 साढ़े 10 बजे तक घर पे आई। उसके बीच में बड़ी बहन परेशान थी, लड़की आई नहीं। तो ये 3 घंटे में तूने आफ्ताब साहब को फोन करी होगी ना कि भाई मेरी बहन आपके पास आई थी, क्यों नहीं आई अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, उसका जिक्र कहीं नहीं है। वो सीडीआर में देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। वरना कोई भी फिक्रमंद वालिदैन या घर का सरपरस्त होगा, उसकी बच्ची गई है 3 घंटे तक नहीं आई है, तो किसको फोन करेगी? कहीं पुलिस स्टेशन से भी रब्ता करेगी? नहीं, वो बोलती है कि लड़की फोन नहीं रिसीव करती। पहली बात तो आज के जमाने में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो जी, क्योंकि फोन से हकीकत पकड़ी जाएगी ना, इसलिए उसने जिक्र नहीं किया अपने फोन का जी। लेकिन वो तो हम निकालेंगे कब्र से खोद के भी। हाँ? जी। अब ये है 10 साढ़े 10 बजे वो घर पे आई है तो घबराई हुई थी, उसके पेट में दर्द था, मैंने मेडिकल से दवा लाके दे दी, दवा खा के सो गई। अब वो जंगल और खाड़ी है, मिट्टी का है, वहां गद्दा बिछा के रखे थे क्या दोनों? हाँ? ना इसके कपड़े गंदे हुए, ना इसके कपड़े मैले हुए। पर एक कुंवारी लड़की को 2 उम्र वाला आदमी अगर जाती करता है तो उसकी हालत क्या होगी? अब वो वर्ड में यूज नहीं कर सकता। नहीं सही। हाँ? क्या कंडीशन होगी उसकी, आप सोच सकते हो? तो ये सारी कहानी मनगढ़ंत। अब उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। जी। हमारे पास फुटेज है, मगरिब की नमाज दोनों जो है लखड़े बकार की मस्जिद में पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो फुटेज है। जी। 7:10 तक के मस्जिद के है, अच्छा, मगरिब पढ़कर जी। और वहां से ये चलते हुए यहाँ तक आए हैं। बाहर जो है ये इनका ऑफिस दिया हुआ है किराए पे जी, अख्तर कुरैशी साहब को, शिंदे साहब की पार्टी के शिवसेना का जो ऑफिस है बाहर। हाँ, शिवसेना का, शिंदे शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय दिया हुआ जी। वहां बैठे हैं, आफ्ताब आजमी भी हैं और अनीस भाई भी है, इनके साथ में 4-5 लोग हैं। उसका फोटो हमारे पास अवेलेबल है, अभी भी है, इसमें भी है। अच्छा। वो फोटो 8:07 का एक फोटो है, 8:10 का एक फोटो। अच्छा। अब 7:30 बजे ये वहां कैसे पहुंच गए? बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ? सही है। और उस दिन असल मसला ये था कि इनके घर में खाने की दावत थी, अख्तर कुरैशी साहब को भी दावत थी, मोहम्मद सिराज को दावत थी, एक वकील फातिमा जो इनके ताल्लुकात वाली है वो आई भी थी। अख्तर कुरैशी और आसिम भाई आ गए थे तो सिराज भाई नहीं आ पाए, अख्तर भाई को कहीं जाना था नहीं है, बाकी के लोग यहाँ थे। तो जो आदमी घर पे दावत रखा है वो बलात्कार करने जाएगा और नमाज पढ़ के जाएगा? नऊज़ुबिल्लाह, रमजान के महीने में जाएगा? एक कमीने से कमीना मुसलमान भी रमजान में जो है गुनाह छोड़ देता है। सही है। हाँ? और एक जो पहले से परहेजगार है, पाबंद है नमाज का, रोजों का, तरावी का जी। हाँ? वो हमारी माँ बहने जो बुरखा पहन के आई है वकालत करने, उनको भी डूब मरना चाहिए कहीं, किसी पे बहुतान लगाना, इल्जाम लगाना। हाँ? ये तो हम उसकी जड़ तक जाएंगे। ये सोच रहे कि एफआईआर करके बच गए, नहीं, अभी तो कानून बना है, गलत बयान देना, गलत एफआईआर करने पर 5 साल की सजा है और इंशाअल्लाह ये लगा के रहेंगे। ये असल सारा मसला ये, इसलिए जो अफवाहों पे लोग गर्म होते हैं ना, हमारे यहाँ शरीयत में देखो, अब शरीयत का मसला नहीं, फिर भी मैं एक वाकया बता देता हूँ। उम्मत की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह, एक गजवे में गजवा बनी अल मुस्तलक, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमरिकात थी। एक वाकया पेश आया, अपनी हाजत के लिए रुकी, हार गिर गया, बाद में बगैर इत्तला के वो चली गई और वहीं जंगल में रुकी। बाद में मुनाफिकीन ने आप पर बहुतान लगाई और वो 1 महीने तक चली। 1 महीने के बाद अल्लाह ने हज़रत आयशा की बरात नाजिल की, कुरान में पाकी बयान की है। तो अफवाहों पे ध्यान नहीं देने का, हकीकत पे देखने का। अब असल मुद्दा जो है मेन, ये एफआईआर होने का, आफ्ताब आजमी साहब जो है चांद रात के दिन मेरे ख्याल से वो करताल पे बैठे थे वार्ड के पास, उस टाइम पर एम ईस्ट वार्ड के गेट पर हमारा एक वाकया पेश आया। ये इम्तियाज कय्यूम अंसारी की बीवी अपने साथ 15-20 औरतों का एक झुंड लेकर आई और आफ्ताब आजमी पे हमला किया। उसका वीडियो है। अच्छा। उसका एफआईआर हुआ है।
वो सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। उसी एहतजाज के दौरान? हाँ, उसी एहतजाज के दौरान उसका बैनर फाड़ा गया, उसको मारने के लिए गई पुलिस ने, उनको बचा के निकाला और इन सबको लेकर देवनार पुलिस स्टेशन लेकर आई। उसके बाद उनके ऊपर FIR हुआ है। अच्छा। लेकिन अरेस्ट नहीं हुए थे। अब आफ्ताब आमी साहब जो है उसमें, लेकिन 4 दिन के भूख हड़ताल के बाद BMC ने रिटर्न में इनको यह दिया है कि हम जो है अप्रैल के महीने में जो है कार्रवाई करके पूरी जमीन अपने कस्टडी में ले लेंगे। कौन सी जमीन? ये जो शकील अंसारी कंपाउंड और वेलफेयर कंपाउंड का, और ये आदेश BMC ने जो है आफ्ताब आजमी साहब को दिया है कि अप्रैल में इधर झाड़ू लगने वाली है। और ये जो 13 औरतों के ऊपर FIR हुआ है, इनको अरेस्ट करने के लिए आफ्ताब साहब बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे थे, प्रेशर बना रहे थे। अच्छा। उन्हीं में से औरतों को लेकर बुरखा पिनाकर इन्होंने लाके शिवाजी नगर में, ये अब नॉर्मल औरत अगर आम इंसान है, अगर उसके साथ कोई घटना हो जाए, पहली बात 1 महीने बाद जा रहे कंप्लेंट करने, तो शिवाजी नगर जाएंगे कि तिलक नगर जाएंगे? रहने वाली लड़की शिवाजी नगर की है। अच्छा। वो तो हम जैसे लोगों को पता है ना कौन सा जुरिडिक्शन किसको लगता है, आम आदमी को क्या पता है? बिल्कुल। लेकिन इन्होंने प्रॉपर तिलक नगर गए, क्योंकि देवनार अनीश चौधरी को पहचानता है, शिवाजी नगर अनीश चौधरी को पहचानता है। अच्छा। तिलक नगर नहीं पहचानता। अच्छा, ये मतलब मामला पूरा तिलक नगर में हमको यह लगता है कि सुपारी दी गई है। अच्छा। और हाई लेवल पे दी गई है, इसलिए आफ्ताब आजमी को 2 दिन बिठा के रखा गया, अनीश चौधरी को 25 घंटे बिठा के रखा गया। उसके बाद अरेस्ट दिखाया गया 13 तारीख को रात को 9:30 बजे, जबकि अनीश चौधरी 12 तारीख को 8 बजे घर से गए हैं, मतलब 8:15 8:30 से पुलिस स्टेशन में है। सुबह 4:15 तक मैं भी साथ में था। अच्छा। कोई डायरी नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। 13 का पूरा दिन गुजरने के बाद रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने जो वक्त दिखाया अरेस्ट का, वो 13 तारीख को 9:30 बजे दिखा रहे रात का। तो फिर 2 दिन आपने क्यों बिठा के रखा इनको? अब उसमें एक और पहलू बनवाना चाह रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या किया, 24 घंटे में इनसे पूछा 11 को आप कहां थे, 12 को आप कहां थे, 13 को आप कहां थे, सारा शेड्यूल समझ लिया। फिर इन्होंने प्लानिंग की, ऐसा कोई बीच का वक्त निकालो जिसमें से इनको बकरा बना सके। सही। आफ्ताब आदमी जरा सा बड़ बोला आदमी है, वो टेक्निकल बात नहीं करते हैं, तो उनसे तो समझ नहीं पाया। तो भाई अनीश चौधरी से सारे 3 दिन का शेड्यूल पूछ लिए, अब फिर जाके इनके गले में टॉक पिना दी। जिन लड़कियों ने आरोप लगाया है उनकी शिकायत तो पहले होगी ना, वो जो टाइमिंग वगैरह ये सब सारी चीजें तो नहीं, वो सब बाद में हुआ है, खाली तारीख है। अब मुझे ये लगता है कि इनका शेड्यूल चेक करके फिर जो है कहानी लिखी गई है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि पहले जो है, वरना होता क्या है, मुलजिम है FIR होता है, उनको पहले गिरफ्तार किया गया, FIR होता है, हाँ, फिर अरेस्ट किया जाता है। बिल्कुल। आप 11 तारीख की रात को आफ्ताब आजमी को ढूंढने के लिए आए, बिल्कुल जी, सारा शिवाजी नगर खंगाल लिया, अनीश चौधरी को ढूंढने क्यों नहीं आए? भाई पहले लड़की आई होंगी कि हमारे साथ ये 10 तारीख को एप्लीकेशन दिया या जाके मिली XYZ। आप 11 की रात को 2 बजे आफ्ताब आजमी को ढूंढने के लिए गए जी, मोहम्मद सिराज के ऑफिस में गए, उनके विजिटिंग कार्ड में वहीं का एड्रेस लगा हुआ है, आपने ढूंढा जी, ठीक है, पता चला कि वो टिटवाला में उनके घर पे रहते हैं, नहीं है यहाँ पर। तो अनीश चौधरी को ढूंढने क्यों नहीं आए आप? अनीश चौधरी तो घर पे ही था ना। बिल्कुल। आप 11 को पूरे 11 नहीं आए, 12 नहीं आए, 12 तारीख की रात को 8 बजे, वो भी सैयद आफ्ताब आजमी साहब के फोन से उनको फोन करके बुलाया गया कि आपको साहब बुला रहे हैं, थोड़ा सा पूछताछ करनी है, हम आपके साथ में रहते हैं, इसलिए आपके बारे में जानकारी लेनी है। अच्छा, इतना बोल के बुलाया गया तिलक नगर पुलिस स्टेशन से। तिलक नगर से। अच्छा, अब इसके बाद में आपका क्या कदम होगा, अदालत से या पुलिस से? देखो, हमको अगर ये इल्जाम, क्योंकि अब तो कोर्ट में मामला चला गया है, नहीं कोर्ट में गया है और हमको अदालत के निजाम पे भरोसा है। हमारे यहाँ का अदालत का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इंसाफ पर है, कुछ हद तक हमें इस पर एतमाद है, इसलिए आज हमने अपनी बात रिटर्न में जो है ये पूरी अगर ये इल्जाम झूठे साबित होते हैं, हाँ, तो अभी तो मासूमों के खिलाफ, इन जिन्होंने झूठे इल्जाम लगाए लड़कियों के खिलाफ, अब क्या कदम नहीं, हम तो इनको वो सबक सिखाएंगे कि कभी जिंदगी में किसी के खिलाफ ऐसी जरूरत नहीं कर सकेंगे। देखो, लोग हमको अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। अब्दुल हमीद साहब, आप इतना बात कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके खिलाफ भी इस तरह का आरोप बना के या फर्जी मुकदमा दायर किया जा सकता है? हाँ, हो सकता है। आप कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना कि मैं भी होता था, मैं बॉम्बे में नहीं था। तो ये अगर ये सोचते हैं कि ये फर्जी मुकदमा बना के या गुंडों से ढलवा के हमको डरा देंगे, तो ये धोखे में है। ना कारून रहा, ना फिरौन रहा, ना शद्दाद रहा, ना
हाँ, न कौमे सही है। आद रही न कौमे समूद रही। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ने सारे जालिमों को नेस्त नाबूद किया है। हक हमेशा गालिब रहा है। हक बेशक। जो है असरअंदाज होता है, तकलीफ तो आएगी, लेकिन इसका सब्र, इसकी ताकत होती है। और फिर ये ताकत, हक जब आता है तो पूरी कुव्वत के साथ आता है। बेशक। और ये जितने लोग इसमें शामिल होंगे, आज भले छुपे हुए हैं, वो सब इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आप देखना सबके राज जाहिर हो जाएंगे। जब हकीकत सामने आ जाएगी तो लड़की तो बोलेगी ना, किसने दिया, किसने लगाया, किसने पैसे दिया, वो तो जी। अपनी गर्दन मचाने के लिए बताएगी। बिल्कुल। अब वो अगर यूं सोचे कि हम कोई भी कोने में जाके छुप जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, पुलिस ढूंढ के लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातें रखी। और अनीस चौधरी साहब की जो अहलिया है, बीवी है, उन्होंने भी बात रखी, बेटी ने रखी। अब ये पूरा मामला पोल्यूशन के अंतर्गत आता है और पोल्यूशन के मामला है, अदालत में मामला पहुंच चुका है। अब ये इल्जाम कितने झूठे साबित होते हैं, जो इन्होंने सबूत रखे हैं, जो बातें पेश किए, वो ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका दोस्त राशिद जी अपने कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ इजाजत चाहता है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।